अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर मुसलमानों का सियासी वजूद क्या, आज इसी पर तबसरा करते हैं। सवाल इसलिए लाजिम हो जाता है क्योंकि मुस्लिम समाज अब नए अछूते की तरह बनता जा रहा है। यहाँ तक कि हर सियासी पार्टी, हर जमात और शायद ओबीसी, एससी, एसटी भी अब धीरे धीरे मुस्लिम समाज से दूर होते जा रहे हैं और एक तरह से भाजपा संघी विचारधारा की कुछ हद तक कामयाबी भी मान लिया जाए तो गलत ना होगा। ईसाई समाज, दलित, ओबीसी भी कहीं तो दूरियां अख्तियार करते हुए महसूस किया जा रहा है और मुस्लिम समाज कहीं तो तनहा होता दिखाई दे रहा है। भले ही अपने आप को नाम निहाद सेक्युलर लोग मुसलमानों को इस मुल्क का हिस्सा या फिर जैसे उमूमन कहा जाता है कि मुसलमान किराएदार नहीं है, वो भी दीगर मज़ाहिब के लोगों की तरह यहाँ के मालिक है, पर हकीकत अब बदलती नजर आ रही है। पिछली मरतबा जब मजहब तब्दीली कानून यानी कि एंटी कन्वर्जन लॉ को बेलगाम सेशन में मंजूर किया गया था, तब ईसाइयों के साथ एहतजाज में शरीक होने की ख्वाहिश मुसलमानों की जानिब से जाहिर की गई थी। तब कुछ ईसाई लोगों ने भी एतराज़ करते हुए कहा था कि अगली मरतबा आप शरीक होना, फिलहाल हम खुद ही कर लेंगे। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या मुसलमान खुद जिम्मेदार है या फिर मुसलमानों को समाज से अलग थलग करने की जो साजिश भाजपा या संघ परिवार की जानिब से की जा रही है, इसे बहुत ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया है और आज भी दिया जा रहा है। अब हाल ही में जिस तरह केजरीवाल ने नोटों पर देवी देवताओं की तस्वीरों की मांग करते हुए हिंदुत्व कार्ड खेला, ऐसा लग रहा है कि क्या मुसलमानों की हिमायती या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या अब तमाम सियासी पार्टियों ने मुल्क के संविधान, इसकी धर्मनिरपेक्षता की तस्वीर को ही दागदार करने की ठान ली है। खैर, अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो क्या क्या नए कानून, नए फैसले लिए जाने वाले हैं और खासकर तमाम फैसले या कानून मुसलमानों की मुखालिफत में ही होंगे, ये अलग बोलने की जरूरत नहीं है। भारत में कौन कितना बड़ा हिंदुत्ववादी, इसका मुकाबला लगा हुआ है। लक्ष्मी गणेश की तस्वीर को छपवाने का मशवरा केजरीवाल ने मोदी सरकार को दिया है, जिससे खुद मोदी सरकार भी अचंभे में है कि इतना बड़ा हिंदुत्व का आलमबरदार आखिर केजरीवाल कैसे बन गया, क्योंकि इसी हिंदुत्व के जरिए तो भाजपा को कई साल लग गए इक़्तिदार तक पहुंचने में। लिहाजा इतनी बात समझ में आ रही है कि भारत के अवाम की जहनियत, यहाँ के लोगों की सोचो फिक्र का अंदाजा अब सियासी लीडरों को हो चुका है। यहाँ आपको हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल बनवाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी पर भी बहुत कुछ करना नहीं है। आप धर्म को आगे कर हिंदू राष्ट्र का ख्वाब या फिर अक्सरियत लोगों के मुल्क में अकलियतों का तुष्टीकरण करना शुरू करोगे तो आवाम किसी भी चुनाव में, फिर वो नगर निगम, कारपोरेशन या फिर लोकसभा चुनाव हो, झोली भर भर के आपको वोट दे देंगे। गुजरात में शायद धर्म का कार्ड खेलना जरूरी है, ऐसा केजरीवाल को लगा होगा और शायद इसी दरमियान नोटों पर गणेश, लक्ष्मी की तस्वीर छपवाने का बड़ा ऐलान किया। लिहाजा बात तो धर्म के साथ मुस्लिम मुखालिफत की भी बात होनी चाहिए। जाहिर है भाजपा कहाँ खामोश रहने वाली है। उसने तो एक्सा सिविल कोड का ये ऐलान किया, यानी कि कॉमन सिविल कोड। पिछले कई सालों से इस पर बहस जारी है। मुसलमानों ने हमेशा इसकी मुखालिफत की है। अब जब मुसलमानों ने मुखालिफत की है तो किसी हाल में कानून को अब मंजूर करना ही पड़ेगा। कॉमन सिविल कोड न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि सिख, ईसाई, जैन और भी कई ऐसी तहजीबें हैं भारत में जिन पर असर होगा और अगर सच कहा जाए तो एक तरह से संविधान को बदलने के बराबर ही कह सकते हैं, क्योंकि जब संविधान ने ही मुस्लिम पर्सनल लॉ को इजाजत दी है, यानी कि तमाम मजाहिब को उनके मुताबिक तहजीब, तमद्दुन पर अमल करने का हक दिया है, तो अचानक एक ही तरीके से तमाम मजहब वालों को अमल करने को कहना एक तरह से संविधान की मुखालिफत ही कही जा सकती है। अगर देखा जाए तो इस कानून का, यानी कि कॉमन सिविल कोड का ज्यादातर मुसलमानों पर ही असर होगा। शादी, ब्याह, मौत, मिट्टी, तहजीब, मिल्कियत, तमाम इस्लामी कानूनों को कॉमन सिविल कोड के तहत बदलने की कोशिश की जाएगी। यकीनन मुस्लिम समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर क्या मुसलमानों को भी इसका एहसास है? अब तो शरई कानून में सीधे मुदाखलत होगी, लेकिन तमाम दीनी सियासी रहनुमा अब भी खामोश है। हमने इससे पहले भी कहा है कि आखिर यह खामोशी क्यों, आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? और जब भी आवाज उठाई जाती है हुकूमतों को घुटनों पर आना पड़ता है। CA-NRC का ही देख लो, कॉलेज की लड़कियों ने पहले आवाज उठाई और धीरे धीरे मुल्क के तकरीबन शहरों में शाहीन बाग खड़ा हो गया। मर्दों से ज्यादा खवातीन मैदानों में उतरी। लिहाजा अब तक CA-NRC
ठंडे बक्से में है, यानी कि साइलेंट मोड पर जा चुका है। इसके बाद सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर किसान कानूनों के खिलाफ किसान एहतजाज, आखिरकार मोदी सरकार को ऐलान करना पड़ा, कानून को पीछे लेना पड़ा। आप जब तक संवैधानिक तरीके से सड़कों पर उतर कर एहतजाज या फिर अपना हक नहीं मांगेंगे, आपके खिलाफ कानून बनते रहेंगे। घर बैठे कभी तब्दीलियां रूनुमा नहीं होती। यकीनन मुस्लिम समाज बेइज्जती का शिकार है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, हर फर्द अपनी जिंदगी में मसरूफ है, एक अलग दुनिया में ही मुस्लिम समाज जी रहा है, हलाल हराम की कोई पहचान नहीं। सबसे बड़ी बात, जब गैरत मर जाती है तो इसका जमीर भी बेजान हो जाता है, जुल्म में भी राहत तलाशने लगता है। नबी की शान में गुस्ताखी हो, 3 तलाक, मदरसों पर बुलडोजर, मदरसों का सर्वे, तालीम का भगवाकरण, मस्जिदों पर भगवा परचम, हिजाब हलाल, मॉब लिंचिंग, बीफ का कारोबार कर करोड़ों कोई और कमा रहा है और बीफ खाने को लेकर मुसलमानों को जान से मारा जा रहा है। और अब कॉमन सिविल कोड भी इसी की कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक में भी अब तशद्दुद के मामले बेइंतहा बढ़ते जा रहे हैं। हलाल जिहाद की मुहिम अब घर घर हिंदुत्ववादी चलाएंगे। इत्तला के मुताबिक झटका गोश्त का दुकान भी बेंगलुरु में खुलने की बात सामने आई है। अब इस बात को भी समझने की जरूरत है कि केजरीवाल ने जो बात कही आखिर यहाँ के आवाम को मद्देनजर रखकर ही तो कही है। जो शख्स अब तक सिर्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था, अचानक इसे धर्म का कार्ड खेलने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या वाकई अब धर्म की आड़ में ही अवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है? ऐसा शायद केजरीवाल ने सोचा होगा। मजीद तो यह है कि लक्ष्मी गणेश की तस्वीर से मुल्क की मईशत में कुव्वत आएगी। न्यूज लिंक में डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में इस बात पर तंज किया है कि अगर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर से देश की मईशत को ताकत कुव्वत मिल सकती है, रुपया डॉलर के मुकाबले में जमीन में धंसता जा रहा है, लिहाजा देवी देवताओं की तस्वीरों को छापने से मईशत बेहतर हो सकती है। ऐसा केजरीवाल के बयान पर डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा ने कहा कि हुकूमतों को कुछ किए बगैर ही तस्वीरों को छापने से मुल्क की मईशत बेहतर हो सकती है, तो सिर्फ नोटों पर ही क्यों, ज्यादा कुछ किए बगैर तलवाओं तालिबात को कामयाब होने के लिए उन्हें भी तो मौका दिया जाए और स्कूली किताबों, नोटबुकों पर सरस्वती की तस्वीर छपवाई जाए, स्कूल के गेट पर, दीवारों पर भी तस्वीरों को छपवाया जाए ताकि ज्यादा पढ़ाई किए बगैर ही बच्चे इम्तिहानात में पास हो जाए। आगे डॉक्टर द्रोण कुमार ने कहा कि अस्पतालों के गेट पर, ओपीडी कार्ड पर भी धन्वंतरी की तस्वीर लगाई जाए ताकि बिना कुछ किए, दवा खाए बिना ही मरीज ठीक हो जाए। क्या जरूरत है महंगी मशीनों, डॉक्टरों, नर्सों की? डॉक्टर द्रोण कुमार ने केजरीवाल के बयान पर एक चुटकुला भी सुनाया कि एक विदेशी भारत आया, वो नास्तिक था, जो भगवान को नहीं मानता था, लेकिन जब वो सैर तफरीह के बाद यहाँ से जाने लगा तो उसने कहा कि मैं पहले भगवान को नहीं मानता था, पर अब मुझे यकीन हुआ कि इस देश को भगवान ही चला रहा है। केजरीवाल के बयान के बाद जब दोबारा वो विदेशी भारत आएगा तो उसका भरोसा और दुगना हो जाएगा। यकीनन भारत देश धर्म से ही चल रहा है, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। मतलब जो शख्स इतना पढ़ा लिखा हो, महज वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अपना मौकूफ छोड़ सकता है, एक बार फिर देखने को मिला है। जो भी हो, पर धर्म और सियासत का गठबंधन और मजबूत होता जा रहा है। लेकिन जिस मुस्लिम समाज से नफरत के इर्द गिर्द कानून, मंसूबे और फैसले बनाए जा रहे हैं, वो समाज बिल्कुल गाफिल है और इन तमाम बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा, ये भी उतना ही सच है। बेलगाम शहर में 2 तस्वीरें साफ नजर आई। एक तरफ राज्योत्सव की खुशियां मनाई जा रही है, तो एमईएस यानी मराठी तंजीमों की जानिब से इसे बतौर काला दिन मनाया जा रहा है। आज इसी की झलक देखने को मिली। कन्नड़ रक्षण वेदिके ने मराठी तंजीमों को धमकी देते हुए कहा कि राज्योत्सव के मौके पर काला दिन मनाना मतलब जानबूझकर चिढ़ाने के बराबर है। लिहाजा मराठी तंजीमों का यह कहना है कि काला दिन की रैली निकल कर रहेगी, इसकी मजम्मत करते हैं और जो भी हालात इस तरह के रैली से बनेंगे इसके लिए मराठी तंजीम तैयार रहे, ऐसा भी इशारा कर्वे की जानिब से दिया गया। दूसरी तरफ शिवसेना कोल्हापुर की जानिब से बेलगाम चलो की रैली निकाली गई, जिसे पुलिस ने कोकनोली नाके पर रोक दिया। शिवसेना कोल्हापुर की जानिब से मशाल रैली निकाली जाएगी और कई कारकुनान बेलगाम की तरफ निकल पड़े थे। शिवसेना के जिला सदर संजय पवार ने कहा कि आज रोका है, लेकिन कल भगवा परचम, जलती मशाल बेलगाम जरूर पहुंचेगी। भारत में लोकतंत्र है, पर मराठी अवाम पर ज्यादती की जा रही है। जमहूरियत में इस तरह रोका नहीं जा सकता, ऐसा भी पवार ने कहा। बेलगाम में कल होने वाले काले दिन के मौके पर हजारों शिव सैनिक मुख्तलिफ रास्तों से बेलगाम पहुंचेंगे, ऐसा इशारा भी दिया। इत्तला के मुताबिक जलती मशाल, काली पट्टियां, भगवा परचम लेकर कोल्हापुर के शाहू महाराज पुतले से रैली निकल जाएगी। कागल, कोगनोली, निप्पानी, संकेश्वर, हत्तर के रास्ते से बेलगाम पहुंचेगी, ऐसा भी इन्होंने कहा। लिहाजा आज राज्योत्सव और काला दिन के मौके पर
पुलिस बंदोबस्त भी काफी बड़े पैमाने पर किया गया। बेलगाम की तरह एक तवील अरसे के बाद बीजापुर कॉर्पोरेशन इंतखाबात हुए जिसमें किसी को भी अक्सरियत हासिल नहीं हुई। इत्तला के मुताबिक भाजपा सबसे ज्यादा 17, कांग्रेस 10, जेडीएस को 1 और एमआईएम ने अपना खाता खोलते हुए 2 जगहों पर जीत दर्ज की है। आज बेलगाम में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने थोड़ी देर रुककर चाय की चुस्कियां ली। इत्तला के मुताबिक मुंबई से गोवा जाते हुए मच्चे बेलगाम में अपनी कार को रोका और फौजी चाय की दुकान में चाय का लुत्फ उठाया। अचानक सचिन तेंदुलकर गाड़ी से उतरने से बहुत सारे लोगों को ताज्जुब लगा, लेकिन बहुत ज्यादा देर न रुकते हुए फिर गोवा के लिए वो चाय पीकर रवाना हुए। आज डीसी दफ्तर के सामने मैनुद्दीन शेख ने अपनी वालिदा के साथ एहतजाज किया और कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो राज्योत्सव के दिन आत्मदहन कर लूंगा। हासिल इत्तला के मुताबिक कोगनोली निप्पानी में 9 एकड़ जमीन थी जिस पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है काफी रसूख वाले लोग हैं, लिहाजा हम गरीबों को इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। तमाम दस्तावेज मुकम्मल होने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल रहा, लिहाजा हमें इंसाफ दिया जाए ऐसी मांग की। इससे पहले भी कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसा भी मैनुद्दीन शेख ने बताया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत दिन से हमारे सर्वे नंबर 757 कोगनोली विलेज तालुका निप्पानी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड केस हमारे मतलब खेत के अंदर हुआ है और कई दिन से मैं देख रहा हूँ कि तहसीलदार ऑफिस के अंदर अपना काम जो है वो ठीक तरह से वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनवाना, फ्रॉड डायरी बनाना, फ्रॉड सिग्नेचर करना, ये बहुत से मतलब ऐसे उनके पास काम हो रहा है और ये एक बहुत एक शर्मिंदगी है क्योंकि कायदा कानून को से ज़्यादा अपने ऊपर दिए हुए अधिकारियों का गलत फ़ायदा ये निप्पानी तहसील ऑफिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये लोग बना रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि कई बार इनके खिलाफ़ जो हमने रिपोर्ट वगैरह मतलब दिया है, अर्जी डाली है, इस पर कोई भी विचारणा ये लोग ऊपर से नहीं कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जो लीगल डॉक्यूमेंट लेकर उनके पास आता है और वो कहते हैं कि आप कोर्ट को जाओ, हम अभी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कई चीज़ों के अंदर हमने देखा कि वारसा डायरी हमारी क्यों नहीं दिख रही, बोले भाई बोलते कि डाटा फुल हुआ है। और आरटीआई के अंदर एप्लीकेशन डालो तो कोरोना का कारण देते हैं, जो केस ऑलरेडी हो चुकी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो है वो पॉलिटिकल दबाव के अंदर आकर ये पूरा कामकाज कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये बात का है कि इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी, इतने लेटर वगैरह देने के बावजूद भी डीसी ऑफिस की तरफ से भी इनसे कोई एक्शन होती नहीं है। और जहाँ तक हमें पता है कि ये टोटली फ्रॉड केस तो हमारे अंदर हुआ है, ऐसे डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है, हमारे पास आरटीआई मौजूद है, हमारे पास आरटीआई से भी जो मौजूद है, पानी पत्र भी उसका मौजूद है। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कि आज 8 तारीख को मैंने उनको एक लेटर दिया था सीएम साहब से लेकर जो है वो नीचे डीसी तक और तहसील तक कि अगर आपने अपना फ्रॉड काम काज अगर आपने नहीं रोका और हमें इंसाफ आपने नहीं दिया तो 1 नवंबर को कर्नाटक राज्योत्सव दिन है और सच्चाई की खातिर हमें इंसाफ मिलने के खातिर हम लड़ रहे हैं। अगर आपने हमें इंसाफ नहीं दिया तो हम 1 नवंबर के दिन डीसी ऑफिस के सामने आकर हम खुद को आत्मदहन करके लेंगे। हमने ऐसा उनको लीगली इशारा अर्जी के द्वारा हमने उनको दिया है क्योंकि कायदा कानून से कोई भी चीज़ आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल नहीं चल रही है। इसके अंदर एक हाई कोर्ट के ऑर्डर है, इसके अंदर एक सिविल कोर्ट जजमेंट है 1978 का, रहता हुआ ऑर्डर हमारे दादाजी का नाम का है, हमारा वारसा डायरी है हमारे अब्बा के नाम का, फिर भी नहीं दे पा रहे हैं। 10301 ये डायरी फ्रॉड की, ये पूरे प्रूफ से डीसी इंक्वायरी लेटर है, इसमें तहसील इंक्वायरी लेटर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कुछ भी वहाँ पे हलचल करने को तैयार नहीं है। ये टोटली एक फ्रॉड केस है, ये बहुत बड़ी चेन है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर कड़ी एक्शन जो है वो डीसी साहब लेना चाहिए। बल्कि मैं कर्नाटक गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहता हूँ इस प्रसार माध्यम के ज़रिए से कि वो इस पर सीबीआई इंक्वायरी बिठाए, क्योंकि जब तक बड़ी से बड़ी एक्शन इन पर नहीं होगी तब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगा। ये करप्शन बढ़ता चला जा रहा है और इसलिए मेरी सरकार से भी, डीसी साहब से भी मेरी गुजारिश है कि आप किसी भी हर हाल के अंदर जो है वो हम पे थोड़ा सा ध्यान दें। हम लीगल हैं, इलीगल बिल्कुल नहीं है।
और जो अपोजिशन जो लोग हैं, आप जो बाबूराव कोगुड़े, बाबूराव मखदूम, महावीर मखदूम एंड अदर्स, उनके साथ भी कई लोग शामिल है जो पुलिस डिपार्टमेंट से है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, उन पे कड़ी एक्शन, पूरी जांच करके कड़ी एक्शन लिया जाए। और ज़रूरी चीज़ ये है कि तहसीलदार ऑफिस से जब भी ये कोई नोटिस भेजते हैं तो व्हाट्सअप के ज़रिए भेजते हैं और बोलते हैं कि आज हमने आपको चर्चा के लिए बुलाया है, कल हमने आपको चर्चा के लिए बुलाया है। और व्हाट्सअप के ज़रिए से ये नोटिस, ये लोग व्हाट्सअप के ज़रिए से नोटिस हमें जारी करते हैं। ये टोटल इलीगल है। देखिए, आप अचानक से किसी व्हाट्सअप को आदमी को दे दिया, अगर आदमी कोई बेंगलोर में बैठा है, व्हाट्सअप को लगा देंगे कि आज आपका हमने केस रखा था या कल हमने आपको केस रखा है और कल आप आ जाओ, तो बिल्कुल इलीगल पूरा काम है। चाहे कुछ भी हो जाए, इन पे कड़ी से कड़ी टोटली एक्शन इनको होना चाहिए। इसके अंदर टोटली जो फ्रॉड पेपर है वो हमारे पास सबूत के साथ है और जल्द से जल्द उन पर एक्शन लें, डीसी साहब लें। और कर्नाटका गवर्नमेंट से ये प्रसार माध्यम की मीडिया के ज़रिए से मेरी विनती है कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी बैठाया जाए। हमना इंसाफ चाहिए और सच्चीगिरी का हमारा सच्चा करको देना लोकांनी और हमारा जिधर उधर काम थांबाई वो लोग फंसा को करको ले, हमना न्याय मिलना।